नेक्स्ट आ रहा है परसेंट से इंक्रीज करेंगे, सो दैट वैल्यू इज द 2.8, दैट वैल्यू इज द 2.8। चलिए नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द यूज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। भाई हमने एलडी निकाल तो लिया, अब ये एलडी का यूज कहाँ कहाँ होता है। भाई मान लो हमारे पास जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो वैल्यू आया है दैट इज 32.24 आ गया, यहाँ पे 40 mm का आ गया, तो पॉइंट ये आता है कि ये क्या इतना ही देना है या कम या ज्यादा भी देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास में एलडी निकला है पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट एंड नेचर ऑफ फोर्स के रेस्पेक्ट में, कि भाई अगर ये है तो इतना तो देना ही देना है। अब अगर हमारे पास में अलग अलग सिचुएशन आती हैं, अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है या कंप्रेशन लग रहा है या बेंडिंग लग रहा है, तब उस केस में मिनिमम कितना देंगे वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ कोडर प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला आता है फॉर प्रोवाइडिंग लेप लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लेप लेंथ। लेप लेंथ का मतलब है एक बार को दूसरी बार के ऊपर इस तरीके से लेप करके फिर इसको टाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे टाई के द्वारा बता रहा हूँ, हालांकि लेपिंग अलग अलग तरीके से भी की जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, वायर से बांध देते हैं ताकि ये एक बार में बना रहे। तो जितना हम लोग इसके एक दूसरे पे लेप कर रहे हैं, दैट लेंथ इज नोन एज द लेप लेंथ, दैट लेंथ इज नोन एज द लेप लेंथ, दिस इज द लेप लेंथ। अब इसका डाया अगर मेरे पास में phi 1 है और इसका डाया अगर मेरे पास में phi 2 है, दिस इज द phi 2, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भी मिनिमम डाया जो होगा, मिनिमम डाया को मैं लिख देता हूं phi, जो कि होगा क्या होगा, मिनिमम ऑफ phi 1 एंड phi 2। इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसको मैंने phi से डिनोट कर दिया। मिनिमम को क्यों लेके कर रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि मिनिमम वाला पहले फेल होगा, जिसकी कैपेसिटी क्या वो पहले फेल होगी, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा दिस वन। अब ये लेप लेंथ हमें मिनिमम कितना देना है और अलग अलग सिचुएशन में क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम लोग लिखे कि दिस लेप लेंथ शुड नॉट लेस देन डेवलपमेंट लेंथ एलडी। किसी भी सिचुएशन में डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए, और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहले इसको लिखो। Sir, value of phi is given, then we can find out value of LD directly in mm। बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो राजन। Sir, in the shear crack, shear crack, flexure crack, you draw ILD diagram. Our concept is clear, but regarding ILD is not clear. What can I do understand of ILD? ILD will discuss in the structural analysis. I will discuss there. टाउ BD किस केस में मैक्सिमम होगी? जब हम LD डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ही यूज करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारे पास में फॉर प्रोवाइडिंग लेप लेंथ। अब इसके अंदर अब हम जो भी पॉइंट लिखेंगे सारे इसी के लिखेंगे कि भी हमें मिनिमम लेप लेंथ कितना देना है। तो नाउ नेक्स्ट वन, तो पहला हो रहा, पहला पॉइंट हो जाएगा इसी का, ये मेरे पास पहला पॉइंट होगा इसी का ही। तो क्या हो जाएगा, दैट इज मिनिमम लेंथ ऑफ लेप स्प्लाइस फॉर बार इन कंप्रेशन इज 24 इंटू 5। फाई जो है यहाँ पे मिनिमम डाया है। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले फेल होगी। तो अगर मेरे पास में बार अगर कंप्रेशन में है
कंप्रेशन में है तो मिनिमम लेंथ हम कितना देंगे, 24/5 दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे आता लेप स्प्लाइस। लेप स्प्लाइस का मतलब है एक बार को दूसरी बार पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो किस मीडियम से कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से लेप स्प्लाइस की जा सकती है। पहले में आ जाएगा लेपिंग ऑफ बार। लेपिंग ऑफ बार का मतलब है ये एक बार है, सपोज करिए एक बार है और ये एक दूसरा बार है। इन दोनों बार को अगर मैं लेपिंग में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग इस तरीके से कर दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेप स्प्लाइस डन बाय वायर, डन बाय वायर। ये वायर के द्वारा हम लोग इसको लेप स्प्लाइस कर देते हैं। वेल्डिंग ऑफ बार के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब मान लीजिए मेरे पास में बार का डाया ज्यादा है, बार का डाया अगर ज्यादा है तब उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास वायर वाला सफिशिएंट नहीं होगा, ज्यादा किससे, 32 mm से। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है इसको देखिए, तो ये जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज द वेल्ड, ये हम लोग वेल्ड कर देते हैं। और अगर मेरे पास में एक तरीका और भी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज करिए ये एक बार है, ये एक बार है, लुक एट दिस, दिस इज द बार 1 और ये एक दूसरा बार है। इन दोनों बार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कपलर लगा देते हैं, लुक एट दिस, दिस इज द वन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वेल्ड करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे वेल्ड करते हैं और इसमें हम लोग वायर करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं लेप स्प्लाइसिंग करने के। दिस इज नोन एज द कपलर। ये जो किया जाता है, ये किया जाता है जब डाया लेस देन इक्वल टू 32 mm हो। अगर डाया का वैल्यू 32 mm से ज्यादा है तब जो है हम लोग वेल्ड स्प्लाइसिंग करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 4 के अंदर ये 36 से 32 आ गया, पहले 36 लिखा हुआ था, नाउ इट इज रिड्यूस्ड, इट इज द 32। और कपलर वाला रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, नोट करिए। दोनों बार अगर सेम डाया की हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है।
चलिए, तो ये हमने जो है 3 अलग अलग तरह की स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है वो सारा हमने देख लिया, और चेंजेस जो है वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले 36 mm डाया यूज होता था, नाउ इट इज चेंज इन द अमेंडमेंट नंबर 4, द वैल्यू इज रिड्यूस टू 32 mm। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। देन अच्छा, ये जो वैल्यू हमने लिखा है दैट इज इन कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन में हो तो 24/5 होगा, और दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेंथ इंक्लूडिंग द एंकरेज वैल्यू। ये क्या होता है, इसको भी होल्ड करिए। ऑफ हुक फॉर बार इन फ्लेक्सर, अगर बेंडिंग में है तब ये हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ एलडी और 35, मैक्सिमम ऑफ एलडी और 35 अगर फ्लेक्सर में है तो, और डायरेक्ट टेंशन में है तो मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस ऑफ एलडी और 35। तो ये आपको याद रखना है, नोट करो। सर इन द गिवन लेफ्ट लेंथ कब दोनों बार की एक्सिस सेम रहेगी और कब नहीं? कॉलम में सेम रहती है, बीम में सेम नहीं रहती है। निखिल सर ये जो लेफ्ट लेंथ है वो बीम के लिए है या सब मेंबर? ये नॉर्मल है, सबके लिए है। ये मैंने साइड पर देखा था, कॉलम में बिल्कुल होता है बेटा। ये तो इस मिनिमम ऑफ दिस टू तो स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लेप स्प्लाइस shall not less than 200 mm और 35 whichever is the less, और ये वैल्यू मैं लिख भी चुका हूँ। लेप स्प्लाइस shall not done for bar dia, shall not done for bar dia greater than 32 mm। 32 mm से ज्यादा के लिए हम लोग जो है वो लेप स्प्लाइस यानी कि वायर के द्वारा स्प्लाइसिंग नहीं करते हैं। लिखिए इसको। ये चौथा पॉइंट हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम लोग ये बात करते हैं, सपोज करिए, अब इसको पढ़िए मत, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक बीम है, अगर मुझे मान लो 3 बार को लेप करना है, लेप स्प्लाइसिंग करना है, तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे छोटा सा बार, एक दूसरा बार ऐसे ले लिया, फिर एक बार ऐसे करके हमने इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया, और यहाँ पे इसको वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। ये हमने जो है वो स्प्लाइसिंग करके 3 बार ऐसे लगा दी। अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि भी मेरे पास में जितनी भी बार है जिसको मैंने लेप स्प्लाइस कर रखा है, तो वो सारे जहाँ पे लेप स्प्लाइस किया गया वो सब सारी बार अगर एक ही जगह अगर आ जाती है, तो भाई मेरे पास में ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा। दिस बिकम द वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्शन। और ऐसा कोड अलाउ नहीं करता है, ऐसा कोड अलाउ नहीं करता है, बिकॉज दिस सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होगा, इट बिकम वेरी क्रिटिकल। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ये करते हैं दोस्तों कि भाई ये क्रिटिकल ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो है बार को स्टेगर्ड तरीके से लगाते हैं। एक बार का स्प्लाइसिंग मैंने यहाँ रखा, और दूसरी बार का जो स्प्लाइसिंग है वो मैं क्या रख देता हूँ, वो मैं रख देता हूँ इधर, ये रख देता हूँ मैं इधर की साइड। लुक एट दिस। तो ये मेरे पास में अगर मैं इस तरीके से करूंगा, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अगर ऐसा अरेंजमेंट करता हूं
तो दैट इज नोन एज द स्टेगर्ड अरेंजमेंट। अगर आप सारी चीज को एक ही लाइन में रख रहे हैं तो ये कहलाता है चेन पैटर्न, ये कहलाता है चेन पैटर्न। और अगर आप इनको इस तरीके से रखते हैं तो ये कहलाता है स्टेगर्ड अरेंजमेंट, स्टेगर्ड अरेंजमेंट। और किसी भी चीज के लिए स्टेगर्ड अरेंजमेंट ज्यादा बेटर होता है, ये बेटर रहता है, बेटर रेजिस्टेंस देता है, बेटर रेजिस्टेंस देता है। और ये जो रहता है ये आपको लेस रेजिस्टेंस देता है, दिस इज द लेस रेजिस्टेंस देता है। ये क्लियर हो गया सबको, राइट। और ये स्टील स्ट्रक्चर सब में लागू है, हर जगह। तो कोड ये कहता है कि भाई ये जो अरेंजमेंट है स्टेगर्ड कब होगा और कब नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो ये आ जा रहा है मेरे पास लेप लेंथ, दिस इज द लेप लेंथ, दिस इज द लेप लेंथ। अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी अगर 1.3 टाइम्स लेप लेंथ इनके बीच का डिस्टेंस, क्या लिखा हमने, लेप स्प्लाइस सेल बी कंसीडर स्टेगर्ड इफ center to center distance of the lap splice, center to center distance of the lap splice should not less than ये जो डिस्टेंस है that is should not less than 1.3 times lap length। अगर मान लीजिए ये 100 है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, obvious सी बात है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो वैल्यू 130 से लेस नहीं रहनी चाहिए। 1.3 into 100 करेंगे तो दैट मच, तो ये वैल्यू इससे लेस नहीं रहना चाहिए। अगर ये लेस रहता है तो फिर ये चेन पैटर्न में माना जाएगा, और अगर ज्यादा रहता है तो फिर स्टेगर्ड पैटर्न में माना जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट। और ये साइड में लिख लेना, ये कंसेप्ट है। एक ही लाइन में अगर आप चाहे बोल्ट लगाते हो या ये करते हो तो वो सेक्शन वीक सेक्शन कहलाता है। स्टेगर्ड में कर दोगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, नोट करिए। फोर्थ पॉइंट था जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं द स्ट्रेट लेंथ ऑफ लेप स्प्लाइस शैल नॉट लेस देन 200 और 35 एंड 32 mm से ज्यादा के लिए हम लोग लेप स्प्लाइस नहीं करते हैं। उसके लिए फिर हम लोग वेल्ड स्प्लाइस करते हैं। एंड दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस वी कंसीडर द अरेंजमेंट इज स्टेगर्ड और नॉट। तो व्हेन इट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेगर्ड इफ द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन लेप स्प्लाइस if it is not less than 1.3 times the lap length. In that situation we'll consider the arrangement is the staggered, and if this center to center distance is less than the 1.3 times the lap length, then it is considered as the chain arrangement, line arrangement इसको हम लोग बोल सकते हैं। and this becomes a very less, ये जो है वो chain arrangement में इसकी ये जो section होगा वो less strength वाला होगा। चलिए, सो दैट वाज द पॉइंट 1। ये हमने जो बात करी है वो सारी बात करी है इस लेप लेंथ को लेके। इट वाज द अरेंज पॉइंट 1, और इसी का हमारे पास पहला पॉइंट था ये वाला कंप्रेशन के लिए। इसका दूसरा पॉइंट था फ्लेक्सर के लिए और डायरेक्ट टेंशन के लिए। एंड चौथा पॉइंट था स्ट्रेट लेंथ के लिए, दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट स्टेगर्ड अरेंजमेंट के लिए। ये 5 पॉइंट थे पहले पार्ट के लिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं दैट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये बेसिकली बात करता है जब हमारे पास टेंशन स्टील हो और वो सपोर्ट पे दी गई हो। सपोर्ट पे टेंशन स्टील जो दिया जाता है वो दिया जाता है कैंटिलीवर में या फिक्स के अंदर। कैसे स्टेटमेंट अभी देख नहीं रहे, बाद में बात करेंगे।
अगर मैं कैंटिलीवर बीम बनाता हूं तो कैंटिलीवर बीम के लिए हम लोग अरेंजमेंट देख चुके हैं, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। दिस इज द लोड W। मैं ये जानता हूं कि जैसे आप इस पे लोड लगाओगे दिस विल बेंड लाइक दिस, ये बेंड ऐसे होगा, ऐसे बेंड होगा। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड से बनाता हूं तो ये बेंड हो जाएगा बीम कुछ ऐसे कुछ ऐसे। हियर इट इज, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड देन इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा दैट रेनफोर्समेंट इज द AST। दिस इज द AST, दिस इज द AST। क्लियर है? राइट। अब ये तो हमने बनाया बीम को लेके। अब ये जो सपोर्ट होता है दोस्तों, ये सपोर्ट मेरे पास में ऐसा नहीं रहता है। ये जो सपोर्ट रहता है इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये जो बीम लगी होती है ये किसी कॉलम से जुड़ी होगी, ये किसी कॉलम से जुड़ी होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग ये बोलते हैं दोस्तों इसके अंदर कि सबसे ज्यादा जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो यहाँ आता है। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, ये इसका डिफ्लेक्ट, ये जो इसको मैं दोबारा बना देता हूं। दोबारा बना देते हैं तो ये हो जाए। इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा so this is the BMD, this is the BMD and here it is the deflected shape, this is the deflected shape। ये यहाँ पे स्टेट रहेगा, this is the deflected shape और ये हो जाएगा BMD। अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाता हूँ तो this is the one, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। और ये बीम जो होगा वो बीम जब बेंट होता है तो कुछ इस तरीके से बेंट होगा। तो हियर इट इज। इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो क्या कहानी होगी, हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। ये यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट द, ये कहाँ पे? एट द फेस ऑफ सपोर्ट, एट द सपोर्ट, ये हो जाएगा एट द सपोर्ट। और ये हम लिख किसके लिए रहे हैं? ये हम लोग लिख रहे हैं दैट इज फॉर द कैंटिलीवर बीम, दैट इज फॉर द कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम के लिए लिख रहे हैं, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या कहता है? ये पॉइंट स्टेटमेंट ये कहता है एट द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द मोमेंट फॉर बार इन टेंशन। तो बार इन टेंशन तो भाई इसके लिए ही आता है। अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा तो मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास जो होगा ये वाला जो बार है दैट इज इन टेंशन, दैट इज इन टेंशन। तो बार इन टेंशन मिनिमम LD यानी कि मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। माने कि आपको करना क्या है, आपको जो है इधर की साइड भी LD देना है, इधर की साइड भी जो आप लेंथ ऑफ बार देंगे दैट शुड नॉट लेस देन, इसको मैं लिख देता हूं, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू LD। कम से कम LD तो देना ही देना है ये। और इधर की साइड जो आप बार इसमें अंदर तक लगाएंगे इस तरीके से, दैट बार आल्सो, ये जो बार है दैट बार आल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू LD। तो ये जो कम से कम लेंथ हम इधर की साइड देंगे वो भी LD देंगे और इधर की साइड देंगे वो भी LD देंगे। दैट इज द मीन ऑफ दिस। ये क्रिटिकल सेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। नोट करो।
पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चलो ये लिख लो, मैं थर्ड पॉइंट दिखा देता हूँ। सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है। ये डेवलपमेंट लेंथ टाइप 1 ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्शन बॉन्ड स्ट्रेस के अंदर ही पढ़ रहे हैं या एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। ये जो हम लोग लिख रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ, ये कंबाइंड है बेटा कृष्णन, कंबाइंड है। ये बेंडिंग के लिए भी है तो एक्सेल के लिए भी है। चलिए सो नाउ मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट दिखा देता हूं, जिसके अंदर नहीं लिख पाए फटाफट लिख लो। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट, ये डायरेक्ट टेंशन जो है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस के लिए आ गया। और वैसी बात है, हम लोग जानते हैं एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन में जो रहता है वो ये है। बेंडिंग के लिए ये वैल्यू है। नाउ ये वाला बैंड और हुक, अब इसको जरा समझते हैं इसकी कहानी है क्या। सो डिस्कस हियर। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बैंड एंड हुक क्या होता है और कैसे होता है। अब इसको जरा समझते हैं इसकी कहानी है क्या। सो इसकी कहानी बड़ी आसान सी है। क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बीम है, ये कोई एक बीम सेक्शन है, जिसके अंदर में जो लेंथ ऑफ एनफोर्समेंट है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ बार, स्ट्रेट लेंथ ऑफ बार, स्ट्रेट लेंथ ऑफ बार जो मैं दे सकता हूं, दैट इज मान लीजिए 1000 mm। यहां से मैंने स्पेसिंग छोड़ दी और यहां से मैंने स्पेसिंग छोड़ दी, तो मैं स्ट्रेट लेंथ कितना दे सकता हूं, सीधी लेंथ कितनी दे सकता हूं, मान लो दैट इज 1000 mm। बट डेवलपमेंट लेंथ वाला फॉर्मुलेशन ये कहता है कि भाई आपको कम से कम 1300 mm का लेंथ देना है। डेवलपमेंट लेंथ एलडी जो कहता है कि आपको कम से कम जो भी सिचुएशन है उसमें 1300 mm का वैल्यू लेंथ ऑफ बार देना है। एंड वी नो दैट द स्ट्रेट लेंथ इज मैक्सिमम कैन बी प्रोवाइड इन द 1000 mm ओनली। और हम डेवलपमेंट लेंथ का कंसेप्ट ये भी जानते हैं कि भाई इतना तो देना ही देना है, मतलब इतना तो देना ही देना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जहां पे मैं स्ट्रेट लेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेट डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तब उस केस में हमें ये लेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार को यहाँ पे जो है वो, इस बार को हम यहाँ पे इस तरीके से बेंड कर देते हैं। तो ये जो मैं बेंड कर रहा हूं दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड बेंड, और ये एल शेप का रहता है। अगर स्टैंडर्ड बेंड करने से भी अगर ये लेंथ नहीं अच्छी हो रही है, तब उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, तब हम लोग जो है वो हुक के अंदर चेंज कर देते हैं। तो या तो बेंड होगा या हुक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो फिर हम क्या कर देते हैं, हुक के अंदर यानी कि इसमें कर देते हैं, और ये जो रहता है दैट इज द यू टाइप का रहता है और ये एल टाइप का रहता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि बेंड और हुक कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, ये वहां किए जाते हैं जहां पे रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ कैन नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू लिमिटेड लेंथ ऑफ द मेंबर, लिमिटेड डायमेंशन ऑफ द मेंबर, और डायमेंशन में बेसिकली लेंथ ऑफ द मेंबर। क्लियर है। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखो, पहला पॉइंट ये लिखो, ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन, ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखिए लेंथ,
ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखिए लेंथ, ब्रैकेट बंद, ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखिए लेंथ, the required straight development length, the required straight development length cannot provide next line में लिखिए, to provide required length, to provide required length, we provide the bend or hook at end of bar तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा कुछ ऐसे। तो मेरे पास में दैट इज स्टैंडर्ड जो बैंड रहता है, एक मिनट, इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं एंकरेज वैल्यू, इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं दैट इज एंकरेज वैल्यू। एंकरेज वैल्यू जो रहता है दैट इज द 4/5 फॉर ईच 45 डिग्री एंगल, ईच 45 डिग्री बेंड। अगर आप जैसे 45 डिग्री बेंड करते हैं तो आपको एडिशनल जो लेंथ ऐड करना पड़ेगा वो आ जाएगा 4/5, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो दैट इज द स्टैंडर्ड। अगर मैं बेंड की बात करता हूं तो बेंड जो होता है दैट इज द एल टाइप हो जाएगा, और एक मिनट, स्टैंडर्ड बेंड जो होगा एल टाइप का हो जाएगा, और स्टैंडर्ड हुक जो होगा वो यू टाइप का हो जाएगा, दिस इज द यू टाइप। इसमें बेंड एंगल अगर हम देखते हैं, इसका शेप बना लेते हैं, शेप क्या हो जाएगा, दिस इज द शेप। तो ये रहता है मेरे पास में, दिस इज द बेंड, और ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में दिस इज द हुक, ठीक है। तो ये एल टाइप का हो गया और ये यू टाइप का हो गया। इसमें अगर मैं बेंड एंगल अगर मैं देखता हूं तो इसमें हो जाएगा एंगल 90 डिग्री और इसमें रहता 180 डिग्री। अगर इसके लिए एंकरेज वैल्यू अगर देखा जाए तो हर 45 डिग्री पे 4/5 रहता है, तो 90 डिग्री पे हो जाएगा ये 8/5 और 180 डिग्री पे हो जाएगा दैट इज द 16/5। नोट करिए।
सो ये हो जाएगा आपके पास पहला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ये इज द पॉइंट नंबर 1 जो आपने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने जो है वो हुक बना रखा, दिस इज द हुक, ये हो जाएगा दिस इज द हुक, और ये हो जाएगा दिस इज द बेंड, ये हो जाएगा दिस इज द बेंड। तो अगर मैं बेंड की बात करता हूं तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री का बेंड दिया, और इसके बाद में जो ये स्ट्रेट लेंथ छोड़ते हैं ये कम से कम कितना रहना चाहिए, तो वो रहता है 4x5। अगर मैं हुक के अंदर देखता हूं तो हुक जो शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा, और उसके बाद में जो स्ट्रेट लेंथ रहती है दैट इज द 4x5। तो दोनों के अंदर आपको बेंड और हुक के बाद में जो स्ट्रेट लेंथ देते हैं दैट मस्ट बी जो है वो 4x5 रहना चाहिए। नाउ अब आते हैं हमारे पास में दिस इज द आर हो जाएगा, दैट इज आर को हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल टर्निंग रेडियस। तो आर हो जाएगा दैट इज इंटरनल टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस का मतलब है कि इस बार को जब मैं हुक में या बेंड में करूंगा तो जो अरेंजमेंट किया जाता है कि इस रेडियस से टर्न करोगे तो आपको ये वाला जो लेंथ है वो प्रॉपर मिल जाएगा, हियर इट इज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दैट वैल्यू इज इंटरनल टर्निंग रेडियस हो जाएगा, पहला हो जाएगा r इज इक्वल टू 2x5 फॉर प्लेन बार, फॉर प्लेन बार, प्लेन यानी कि माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार। और ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा r इज इक्वल टू 4x5 दैट इज फॉर HYSD बार। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अक्सर पूछे जाते हैं, नोट करिए। नाउ बंडल्ड बार, नोट यूज, हेडिंग लगाइए बंडल्ड बार। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। हेडिंग लगाइए बंडल्ड बार। चलो तो इसके पहले का स्लाइड दिखा देते हैं। डाउट आ रहा है या मैं इस बार को बेंड कर देता हूं, मान लो 40, जब मैं मेसनर को बेंड कर दे कट द इंक्रीज वैल्यू एक बार को लेके, बंडल बार का कंसेप्ट क्या है, तो बंडल्ड बार का कंसेप्ट ये है दोस्तों
कि अभी हम जो बात कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास क्या पॉइंट था, उसमें हमारे पास पॉइंट ये था कि अगर मेरे पास अंदर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बार प्रोवाइड नहीं कर सकता ड्यू टू लिमिटेड लेंथ, यानी कि मैं सीधी लेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में लेंथ लिमिटेड है, तो मैं इसको प्रोवाइड करने के लिए एल यानी कि बेंट या हुक देता हूं ये हम लोग अभी भी कंसेप्ट देख चुके हैं। नाउ अब मैं आ जाता हूं इस बीम के क्रॉस सेक्शन पे। मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया कुछ ऐसे, इसको हटा देते हैं। ये मैंने बना दिया क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 बार लग रही है, यहाँ कंप्रेशन में 2 बार लगा दी। अभी मैं टेंशन में कुछ नहीं लगा रहा हूं, तो ये हो गया। ये मैंने कवर छोड़ दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे एक बार कॉर्नर पे लगा दी, यहाँ पे दूसरी बार कॉर्नर पे लगा दी। 2 बार के बीच में मिनिमम स्पेसिंग को, 2 बार के बीच में मिनिमम क्लियर स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके अंदर जो है वो 2 बार और लगा दी। अब अगर एक बार और लगाता हूं तो मेरे पास जो स्पेसिंग होगी वो कम हो जाएगी, जो कि कोड अलाउ नहीं करता है। अब सुनना ध्यान से। अब सिचुएशन क्या आ गई? सिचुएशन ये आ गई कि भाई हमारे पास दैट इज द बी और दैट इज द डी। सिचुएशन ये आ गई कि मैं बी चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, साइड पे कोई सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गए। बी मैं चाहकर चेंज नहीं कर सकता, डाया ऑफ बार मैं चेंज नहीं कर सकता, ग्रेड ऑफ स्टील चेंज नहीं कर सकता। सिचुएशन क्या है, मेरे पास डाया ऑफ बार चेंज नहीं कर सकता, ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट चेंज नहीं कर सकता, एंड गिवन लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 बार देना जरूरी है। क्या करेंगे? ड्यू टू द लिमिटेड डायमेंशन हियर द विड्थ, if suppose we cannot provide the required number of the bar, in that case we use the concept of bundled bar। और bundled bar में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट के अंदर बार होती हैं उस बार को हम लोग जो है इस तरीके से एक बार और ये दूसरी बार, तो ये 2 बार को हम बंडल करके फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, टाई से इसको बांध देते हैं, वायरिंग से बांध देते हैं। तो ये 2 बार बंडल में हो गया। अगर मैं 3 बार को देखूंगा तो ये 3 बार जो है वो बंडल में आ जाती है और फिर इसको टाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बार बंडल और ये हो जाएगा 2 बार बंडल। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट कहां लगता है, जहां पे हम लोग लिमिटेड डायमेंशन ऑफ मेंबर, क्लियरली विड्थ। इफ सपोज वी कैन नॉट चेंज द विड्थ ऑफ द सेक्शन एंड वी नीड टू प्रोवाइड द मोर नंबर ऑफ द बार, इन दैट केस टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द बार वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द बंडल्ड बार। क्लियर? तो ये हम लोग बंडल बार का कंसेप्ट यूज करते हैं। आगे सबको समझ में? तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसे पॉइंट लिखिए, ड्यू टू द लिमिटेड डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ब्रैकेट में लिखिए विड्थ, ड्यू टू लिमिटेड डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ब्रैकेट में लिखिए विड्थ, if we cannot provide the cannot provide the required number of bar, then
then we use the concept of bundle bar. Then we use the concept of bundled bar. और उसमें ये बना लो, इसके अंदर हम लोगों ने 2 बार को बंडल्ड किया है. इन दिस 2 बार्स आर बंडल, और इसमें हो जाएगा 3 बार्स आर बंडल. तो ये हो जाएगा 2 बार और 3 बार हम लोग बंडल कर लेते हैं. तो यहाँ पे चाहो तो एक डायग्राम बना लीजिए जिसमें आप शो कर सको. दिस इज द वन, है ना. और इसमें आप जो है यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट हो जाएगा कुछ ऐसे. और इसमें आप लोग शो कर दो 1, 2 और 3 बार आपने बंडल करके लगाया है, और बीच में 1-1 बार लगाइए. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द केस ऑफ द बंडल्ड बार. इस तरीके से शो कर लो. तो ये आपने बंडल्ड बार का कंसेप्ट यूज करते हुए शो किया है. नोट करिए. तीन बार को अगर बंडल में देखता हूं, मान लो मैंने इन 3 बार को बंडल में अगर देखा है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा. इसमें हो जाएगा कि ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है. ये सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ द बंडल्ड बार. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मान लो 3 बार लिया, तो मेरे पास ये हो जाएगा पाई इंटू 5, पाई इंटू 5, पाई इंटू 5. ये 3 टाइम्स हो जाएगा. लेकिन जब मैं बंडल्ड केस करता हूं, तो बंडल्ड केस के अंदर मेरे पास ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला अब यहाँ पे यूज में नहीं हो रहा. ये वाला यूज में नहीं हो रहा. तो जब मैं ये बोलता हूं कि बंडल बार का कंसेप्ट यूज करता हूं, इन दैट केस द सरफेस एरिया रिड्यूस. इन दैट केस द सरफेस एरिया रिड्यूस. तो इसमें लिखिए इन बंडल्ड बार the surface area in bundled bar, the surface area reduce, so the development length increase. डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज. तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब डेवलपमेंट लेंथ कितना इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज द 10% व्हेन 2 बार इन कांटेक्ट, व्हेन 2 बार इन कांटेक्ट. और ये हो जाएगा दैट इज द 20% व्हेन 3 बार इन कांटेक्ट, when 3 बार इन कांटेक्ट. और ये हो जाएगा 33.33% when 4 बार इन कांटेक्ट, when 4 बार इन कांटेक्ट. तो जब मैं 2 बार को यूज करता हूं, तो लेंथ जो है, डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज द 10%. एंड 20% इंक्रीज होगा जब 3 बार कांटेक्ट में है, एंड 33.33% इंक्रीज होगा जब 4 बार कांटेक्ट में है. ध्यान रखिएगा, ये नोट करिए. ओनली न्यूमेरिकल बनाने के लिए कौन सा बुक लेनी चाहिए, प्लीज गाइड. न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है ही नहीं, क्यों फालतू उसको कर रहे हो हैं अंकित. आपको फैक्ट ओरिएंटेड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल ओनली. तो you solve the previous year question as many times as.
तो बंडल्ड बार के लिए जो कंसेप्ट होगा दैट इज 2 बार इन कॉन्टेक्ट तो 10% इंक्रीज होगा, 3 बार इन कॉन्टेक्ट तो 20% इंक्रीज होगा और 33.33% व्हेन 4 बार इन कॉन्टेक्ट। सो दिस इज द वन जो आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट हो बताओ इसमें किसी को। दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ। सो द डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज, इट इज द डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज बाय 10%, 20% और 33.33%। ठीक है, यहाँ पे दिस इज पार्ट WSM से LSM से, और ये दोनों में सिंगली W और T बीम। देन हमारे पास में डिजाइन के अंदर सीयर वाला हो गया, एंड देन हमने बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने इतने सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द RCC का कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे छोटा टॉपिक दैट इज द टोर्सन। मैं फिर बता दूं, टोर्सन जो है इसका जो अगर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझाने के लिए अगर बात करें तो बहुत कुछ है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो 3D एनालिसिस को लेके बात करता है, बाकी सारे 2D एनालिसिस को लेके बात करते हैं। एग्जाम में अगर हम बात करते हैं तो गेट के अंदर अभी तक, जब से गेट शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। EAC में भी अगर आप देखोगे अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ओनली शायद 5-7 क्वेश्चन होंगे, 5 या 7 क्वेश्चन होंगे पूरे सालों के अगर मिला लें तो। JEN में अच्छा, इनमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए इनमें क्वेश्चन ओनली 2 फॉर्मूले से पूछे गए हैं। इक्विवेलेंट शियर क्या होता है और इक्विवेलेंट मोमेंट क्या होता है, 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, 2 फॉर्मूले आपको बस ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है साइड फेस एनफोर्समेंट वाला कि क्या रहता है, दैट्स ऑल। बाकी क्यों क्या कैसे उसकी जरूरत नहीं है। बेसिक ऑफ द टोर्सन सोम के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितना जरूरी है उतना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और उतना ही ध्यान रखिएगा, फालतू मत करिएगा, एग्जाम में नहीं आता है। टॉपिक जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस भी एग्जाम में देखना जरूरी रहता है। तो चलिए सबसे इस टॉपिक को देख लेते हैं, दैट इज द डिजाइन ऑफ द टोर्सन। डिजाइन ऑफ टोर्सन, क्या रहता है इसमें हम लोग क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, दैट इज द टोर्सनल। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देयर आर 3 टर्म्स जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। एक आ जाता है दिस इज द टॉर्क, एक आ जाता है दिस इज द टॉर्क, एक आता है टोर्सन और एक आता है ट्विस्ट। एक होता है टॉर्क, एक होता है टोर्सन और एक होता है ट्विस्ट। कौन क्या और किसकी वजह से उसके बारे में अगर हम देखें तो मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक शाफ्ट है। लुक एट दिस, दिस इज द शाफ्ट। समझने के लिए शाफ्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी सिविल में शाफ्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हियर इट इज, दिस इज द वर्ड, ठीक है। तो ये कोई सेक्शन है, हमने इसको यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे इसको टाइटली होल्ड कर रखा है या मान लो वेल्ड कर रखा है। एक साइड फिक्स है ये, दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज इट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हम क्या करते हैं इसके ऊपर, अब सुनना ध्यान से, अब इसके ऊपर हम लोग जो अप्लाई करेंगे दैट इज नोन एज द टॉर्क। टॉर्क अप्लाई किया जाता है। टॉर्क अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो टॉर्क कई तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। टॉर्क कई तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। लुक एट दिस, मैं सारे के सारे इसी एक डायग्राम में शो कर देता हूं। पहला हम लोग क्या बोल देते हैं, पहला हम लोग बोल देते हैं इस रेडियस के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, दैट इज द P। तो ये क्या करेगा, P इंटू ई, यहाँ पे क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई कर देगा। P इंटू ई क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई कर देगा। एक तरीका ये। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया, एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ दिया, यहाँ पे लगा दिया दिस इज द P, दिस इज द P, दिस इज द P, और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E। तो ये क्या करेगा, ये भी इसको टॉर्क कर सकता है। एक क्या हो जाएगा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका ये होगा कि भाई इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो P इंटू ई, ये इधर की साइड लग रहा है और इसमें इधर की साइड लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप कपड़े निचोड़ते हो तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, दैट इज आल्सो द टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं। इफेक्ट क्या होगा बाद में देखेंगे, वी आर अप्लाइंग इज व्हाट। जब आप कपड़े को निचोड़ते हो तो ऐसा कुछ करते हो, तो इधर इस साइड लगा रहे हो, इधर इस साइड लगा रहे हो, तो दिस इज द ट्विस्ट, सॉरी टॉर्क अप्लाई। जो लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज द टॉर्क। तो अगर हम किसी भी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करते हैं, दैट इज द P इंटू ई, तो टॉर्क की वजह से अगर आप देखते हो तो इसकी वजह से जो सेक्शन, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो क्या होगा, जो सेक्शन यानी कि जो फाइबर पहले यहां थी, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, जो फाइबर पहले यहां पे थी, दिस इज द वन। ये हम लोग अगर इसमें बात करें तो इट वाज द रेडियस R1, ये रेडियस R1 था। R1 रेडियस तो R ही होगा, रेडियस R था। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर जो है टॉर्क अप्लाई किया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया T, इसकी वजह से ये जो सेक्शन है वो क्या कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाता है। और अब मेरे पास में क्या हो गया, ये रेडियस यहाँ की बजाय यहाँ आ गई, राइट। सो दिस इज द वन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस तो आ रही है लेकिन यहाँ पे एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज द फाइन और दिस एंगल इज द थीटा, दिस एंगल इज द थीटा। अलग अलग नाम दे देते हैं। क्रॉस सेक्शन पे जो इफेक्ट हो रहा है वो थीटा इंटू आर का फंक्शन है। लेंथ के अलोंग जो चेंज हो रहा है दैट इज द एल इंटू फाइव का फंक्शन है। रिपीट कर देता हूं, लेंथ के अलोंग जो चेंज हो रहा है वो एल इंटू फाइव का फंक्शन है। क्रॉस सेक्शन पे जो चेंज हो रहा है वो आर इंटू फाइव का फंक्शन है, आर इंटू थीटा का फंक्शन है। तो टॉर्क की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो चेंजेस हुआ है उसको टॉर्सन बोला जाता है। Due to the torque at any change in the cross section, that is given by the torsion effect, and length के along जो effect होता है that is known as the twisting, that is known as the twisting। क्लियर हो गया? रिपीट कर देता हूँ, इस टॉर्क की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो इफेक्ट होता है that is given by the torsion, and इस टॉर्क की वजह से किसी भी लेंथ के along जो इफेक्ट होता है that is the twisting। इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं किसी भी क्रॉस से किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्विस्टिंग का इफेक्ट टॉर्सन के द्वारा दिया जाएगा, ट्विस्टिंग का इफेक्ट टॉर्सन के द्वारा दिया जाएगा। कैसे? तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर कोई भी सेक्शन कट करूंगा तो यहाँ पे रेडियस और ये इसका एंगल ये रहेगा, यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये रहेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास में टॉर्क और ट्विस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्विस्टिंग इफेक्ट अलोंग द लेंथ, इफेक्ट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, और ये हो जाएगा इफेक्ट एट द क्रॉस सेक्शन, इफेक्ट एट द क्रॉस सेक्शन, एट द क्रॉस सेक्शन, और ये अप्लाइड होता है, ये कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये अप्लाइड हो जाएगा। लुक एट दिस, अरे यार हियर इट इज। चलिए, तो ये कैसे क्या अप्लाई होगा ये सारे हम लोग जो है सोम में देख लेंगे। So this is the one and it is the longitudinal axis, it is the longitudinal axis। तो ये आप लिख लो, इसकी फुल डिटेल आप लोग जो है सोम के अंदर इसमें देखेंगे। नोट करिए इसको क्विक।
कितने क्वेश्चन जेई में आते हैं? इससे शायद 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अभी आधे घंटे का टॉपिक है, विल फिनिश इट वेरी सून। अंकित, आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन, अभी मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की है अंकित, नेक्स्ट चैप्टर वही है। फटाफट बनाइए। टॉर्क अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, बोल सकते हैं। अप्लाइड एट बॉडी, तो टॉर्क कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसमें। अब अगर हम इसमें देखें तो एक इक्वेशन आपको याद रखना है अभी इसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, टॉर्सनल इक्वेशन होगा, दैट इज टॉर्सनल इक्वेशन दिया जाएगा T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आपको ओनली इक्वेशन याद रखना, मैं इसके नोटेशन वगैरह भी कुछ नहीं बता रहा, और यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, जितना जरूरत है वो मैं लिख देता हूँ। T इज द टॉर्सनल मोमेंट, T इज द टॉर्सनल मोमेंट, torsional moment, and J is the polar moment of inertia, R is the tau is the shear stress, tau is the shear stress at radius R, एट रेडियस आर, ठीक है। तो आर रेडियस के ऊपर जो शियर स्ट्रेस हम लोग मेजर करते हैं वो ये हो जाएगा, दैट इज द टाउ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहीं पे मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा, आप तो मुझे ये बता दो कि टॉर्सन की वजह से सबसे ज्यादा जो शियर होगा वो कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे या न्यूट्रल एक्सिस पे? टॉर्सन की वजह से जो शियर होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? टॉर्सन की वजह से सबसे ज्यादा शियर कहाँ होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे या न्यूट्रल एक्सिस पे? तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर बाई जे। तो टाउ इज द फंक्शन ऑफ द आर, आर हम लोग मेजर करते हैं न्यूट्रल एक्सिस से यानी कि सीजी से, तो आर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा टॉप और बॉटम पे। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं इसके लिए शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा, अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, ये बनेगा कुछ ऐसे। तो सबसे ज्यादा जो शियर होगा टॉप और बॉटम पे होगा, सबसे ज्यादा जो शियर होगा वो कहाँ पे होगा, टॉप और बॉटम पे होगा। सो ये हो जाएगा टाउ मैक्स और ये हो जाएगा टाउ मैक्स। अब ये लीनियर कैसे बना, तो इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है तो लीनियर बनेगा, दैट्स वाई ये डायग्राम जो है वो लीनियर बना हुआ है, ठीक है, बना लो। कृष्णन, अमर, काजल, प्रेम
Siddharth, Ankit, right answer. Sumit, right one. चलिए अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, दैट इज द, अब यहाँ पे एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए शियर स्ट्रेस, दैट इज द शियर स्ट्रेस। मुझे एक चीज बताइए, टोर्सन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? मेन रिक्वायरमेंट क्या है? मेन रिक्वायरमेंट माने कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लुक एट दिस, क्या करते हैं, मान लो ये पेन है, पेन मार्कर ले लेते हैं, लुक एट दिस, ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ से टाइटली होल्ड करता हूँ तो मैं यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करूंगा तो इसमें ट्विस्टिंग होगी और जो भी इफेक्ट होना है वो होगा। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ट्विस्टिंग होगी जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको होल्ड नहीं कर रहा, होल्ड नहीं करने का मतलब रेस्टेंट नहीं कर रहा, और मैं यहाँ पे टॉर्क लगा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। यस और नो? तो क्या इसके अंदर ट्विस्टिंग या टॉर्सन आएगा क्या? अगर ये मैंने इसको होल्ड नहीं किया, रेस्ट्रेंट नहीं किया, तब क्या यहाँ पे इसके अंदर टॉर्सन या ट्विस्ट डेवलप होगा क्या? देसी एग्जांपल समझे तो कपड़े निचोड़ने वाला, अगर आप कपड़े को इधर से घुमाते हैं और अगर आप टाइटली अगर होल्ड नहीं करते हैं या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमाते हैं, मतलब टॉर्क नहीं देते हैं, तो क्या ये कपड़े जो है पानी से मतलब पानी निचुड़ जाएगा क्या? अगर आप यहाँ से पकड़े और ये आपने जैसे ही घुमाया ये घूम गया तो क्या ट्विस्टिंग इफेक्ट होगा क्या? यस और नो? यस और नो? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे टॉर्सन या ट्विस्ट या टॉर्क अगर अप्लाई करना है, ट्विस्टिंग या टॉर्सन इफेक्ट अगर देखना है, तो जो भी सेक्शन लेता हूं, चाहे बीम है, चाहे शाफ्ट है या कुछ भी है, तो मुझे उसकी एक साइड को कम से कम रेस्ट्रेंट करना पड़ेगा। रेस्ट्रेंट का मतलब होल्ड करना पड़ेगा टाइटली। क्लियर है? अब यही चीज हम लोग ये बोलते हैं, कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम है जिसके अंदर टॉर्सन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दोनों एंड पे फ्री होती हैं और उसमें कोई रेस्टेंट नहीं होता है। राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज, क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं फॉर टॉर्सन और ट्विस्ट at least one side of member must be restrained, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इन simply supported beam the torsion will not occur, यानी कि टॉर्सन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें चारों साइड जो रहता है वो क्या रहता है, मतलब वो रेस्ट्रेंट कंडीशन नहीं रहती, फ्री रहती है। नोट करिए। Beam is designed for curved beam is designed for torsional moment, bending moment and shear force,
shear force and shear force. कर्व्ड बीम माने अगर मेरे पास में बीम जो रहता है वो अगर इस शेप में लगा है, अगर आप फ्लाईओवर में जाते हैं तो वहां पे जो बीम्स लगी होती हैं दैट इज द कर्व्ड बीम. तो ये जो कर्व्ड बीम होती है दैट इज ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स और टॉर्सनल मोमेंट तीनों के लिए डिजाइन होती हैं. ये तीनों के लिए डिजाइन होती है. कर्व्ड बीम इज डिजाइन फॉर टॉर्सनल मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स. हियर इज द कर्व्ड बीम. और इसका यूज ये कहाँ होता है? फ्लाईओवर में आप देख सकते हैं. और फ्लाईओवर के अलावा आर्किटेक्चरल यूज से अगर कोई बिल्डिंग बनाया गया है और उसमें अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, उसमें भी आप जो है ये बीम देख सकते हैं. सब्जेक्ट कोई भी बीम आरसीसी बीम इज सब्जेक्टेड टू. अब सब्जेक्टेड टू माने अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने जनरल कंसेप्ट बात किया था जो सोम के अंदर भी है सारे. अब हम बात करते हैं आरसीसी बीम के लिए हमारे पास जो टोर्सन आता है वो कैसे और कहां पे आएगा. क्योंकि हमने जो बात करी है या जो कंसेप्ट हमने देखा है वो कंसेप्ट हमने देखा किसके लिए, ये हमने देखा है दैट इज फॉर शाफ्ट. और ये शाफ्ट को लेके सारी बातें करी हैं, इसमें कहीं आरसीसी नहीं है. आपको क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर आरसीसी बीम में कहां होता है, मतलब बिल्डिंग में कहां टोर्सन आता है. दैट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, आप पूछते रहिए. ठीक है, तो ये अपने सिविल में कहां आता है, ये तो आप मैकेनिकल की बात कर रहे हैं और शाफ्ट हमारे यहाँ सिविल में कहीं नहीं लगती बिल्डिंग के अंदर. तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों तो क्या होगा, देखिए सपोज करिए ये मेरे पास में कोई भी एक बिल्डिंग है, लुक एट दिस. और ये यहाँ पे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. सो दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द फ्लैट्स जो आप लोग जानते हैं. मान लीजिए अभी आप दिल्ली में हैं और इस वाले फ्लैट के ऊपर आपने जो है ये आपने रेंट पे ले रखा है और ये हो जाएगा कुछ ऐसे. लुक एट दिस, ये कुछ ऐसे है. ठीक है, ये ऐसे मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि भाई जो है बीम लगा है कुछ ऐसे और ये बीम लग रहा है कुछ ऐसे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. हियर इट इज. और यहाँ पे जो है वो बीम लगा हुआ, दिस इज द वन. तो ये आपने क्या कर रखा, ये आपने क्या मतलब ये बालकनी बनी हुई है. दिस इज द बालकनी, ये बना हुआ है. ठीक है, ये बालकनी बनी हुई है और यहाँ पे जो है वो बीम लगा हुआ है. यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे बीम लग रहा है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज करिए ये जो बीम है ये बीम मेरे पास में कंटिन्यूअस बीम हो गया, राइट. और मैं या तो कंटिन्यूअस मान लेता हूँ या यहाँ पे मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में ये फिक्स है, इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन पार्ट दे रखा है बालकनी का. क्योंकि कॉलम से जुड़ी है तो हम लोग इसको फिक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं. नाउ व्हाट, मान लो सामने कुछ फंक्शन हो रहा है, मैं जो है या तो मान लीजिए कुछ भी फंक्शन हो रहा है, एनीथिंग, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर. यहाँ पे जो है आप लोग खड़े हैं. लुक एट दिस, ये आप खड़े हैं, आपने दोस्तों को भी बुला रखा, ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे. तो जब आप सारे लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तब उस केस में क्या होगा, इन सबका जो लोड लगेगा वो लोड लगेगा यहाँ पे. मान लीजिए आपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया, हियर इट इज, ये सबका लोड यहाँ लग रहा है. इन सबका रिजल्टेंट अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज करिए इट इज द पी आर, दिस इज द रिजल्टेंट. एंड इस बीम से जो दूरी है इसकी वो हो जाएगी ई, ये हो जाएगी ई. दिस पी आर और ई क्या करेगा, इस बीम को यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करेगा. What does it mean? It is the fix here, it is the fix here, and this is the
यहाँ पे रिजल्टेंट लोड लग रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ड्यू टू दिस द बीम यहाँ से फिक्स है, द बीम ट्राई टू रोटेट लाइक दिस, ट्राई टू रोटेट लाइक दिस। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। यू कैन फील दिस, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम आप कर सकते हैं। ये जो टॉर्क लग रहा है कौन लगा रहा है, दिस इज द लोड, ये आपके और आपके फ्रेंड का जो रिजल्टेंट लोड आ रहा है वो ये है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बीम एंड द लोकेशन ऑफ द लोड दैट इज द ई, दिस टू लोड विल इंड्यूस द मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट हियर। तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर दे रहा है, टॉर्क कर रहा है। If suppose I want to see the effect of this torsion, then I can say the effect is maximum at the top and the bottom. You can see this. Clear है? तो भाई मेरे पास में इस बीम के अंदर अगर मैं देखता हूं तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर यूडीएल लोड इसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा और उसकी वजह से शियर फोर्स आएगा, एंड ये टॉर्सनल मोमेंट भी लग रहा है। दैट मोमेंट अकर ड्यू टू दिस अरेंजमेंट या दिस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आ रहा है। तो इन दिस आई कैन से ए आरसीसी बीम इज सब्जेक्टेड टू पहला हो जाएगा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट जिसको मैं MU से डिनोट कर देता हूं। कैसे हम लोग शो कर रहे हैं, हियर इट इज द बीम, सपोज करिए बीम सेक्शन है और ये हमने इसको 3D में बना रखा है, दिस इज द वन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर लोड लगेगा, ये यहाँ पे आपने इसको रेस्टेंट कर रखा है, व्हेन द लोड इज एक्टिंग हियर ड्यू टू दिस द बेंडिंग मोमेंट विल अकर डेफिनेटली। जब बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो ये क्या होगा, फैक्टर्ड शियर फोर्स भी देगा, दैट इज द VU। तो इस लोड की वजह से अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, सो द डायग्राम बिकम लाइक दिस इज द माइनस प्लस, और ये हो जाएगा दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं वो सारी ये है। नाउ ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ दिस वन, इस अरेंजमेंट की वजह से ये बीम पे टॉर्सनल मोमेंट भी लग रहा है, so that beam is subjected to torsional moment TU, and TU is the factored moment. तो factored torsional moment, that is the MTU, not MTU, this is the TU. तो फैक्टर टेंशनल मोमेंट दैट इज द TU। तो मेरे पास में तीन तरीके के मोमेंट है, एक फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड शियर फोर्स, दिस टू आर ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोडिंग, एंड फैक्टर्ड टॉर्सनल मोमेंट TU इज द इसेंट्रिक लोडिंग। हियर इट इज, दिस इज द इसेंट्रिक लोडिंग, दिस इज द वन, एंड दिस इंड्यूस द टॉर्सन इन दिस बीम। क्लियर है? नाउ अब पॉइंट ये है दोस्तों कि जब इस बीम के ऊपर ये सारे लोड लग रहे हैं, जब लोड लग रहे हैं, तब हम इसको एनालिसिस अगर हम करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। जब मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों की वजह से लोड भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स भी इसी प्लेन में आ रहा है। 2D एनालिसिस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बट टॉर्सन लग रहा है इधर। 3D एनालिसिस आउट ऑफ प्लेन की बात कर रहा है, और 3D एनालिसिस कंपटीशन का पार्ट नहीं है, ना तो गेट में आता है, ना ESC में आता है, ना किसी अदर एग्जाम में पूछा जाता है। 3D एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि जो टॉर्सन का इफेक्ट आ रहा है, जो कि 3D आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, उसका इफेक्ट चूंकि लग रहा है, तो इसका इफेक्ट इस बेंडिंग मोमेंट में और इस शियर फोर्स में क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। आर यू गेटिंग में कि भाई इस टॉर्सनल मोमेंट का इफेक्ट इन प्लेन 2D के अंदर क्या होगा, दैट आई वांट टू नो। और जिसको लेके मैं एनालिसिस कर लूंगा तो मैं 3D को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो पॉइंट क्या होगा, इसका इफेक्ट शियर फोर्स में क्या आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज इक्विवेलेंट
equivalent shear force, that is the VUE, that is the equivalent shear force, and that is given by ये क्या हो जाएगा, ये दिया जाएगा दोस्तों VUE is equal to VU plus 1.6 TU by B. B is the width of the section. B is the width of the section. अब मैं यहाँ पे इसमें तो यार क्लियरली लिखना पड़ेगा. Look at this. This is the one. तो this is what VUE. VUE माने equivalent shear force. Equivalent माने ये तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जब टॉर्सन लग रहा है तो उसकी वजह से इसी प्लेन में कितना इफेक्ट आ रहा है, एडिशनल कितना आ रहा है, तो दैट इज द एडिशनल इफेक्ट. सो दिस इज द इक्विवेलेंट शियर फोर्स. अब इसके आगे की कहानी सारी वो की वही है जो आपने शियर वाले चैप्टर में करा है. इसकी वजह से शियर स्ट्रेस निकालो, फिर उसको टाउसी मैक्स से चेक करो, अगर ज्यादा हो जाता है रीडिजाइन, कम हो जाता है तो फिर टाउसी निकालो, कंपेयर करो एंड सो ऑन, जो हमने किया है. So we are not writing this formulation again and again. Okay, so this is the equivalent shear force and this is the one equation and it is the very important, याद रखिएगा. Now दूसरा आ जाता है इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट. नेक्स्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट मोमेंट. नेक्स्ट हो जाता है इक्विवेलेंट मोमेंट. इक्विवेलेंट मोमेंट MUE. मैं यहाँ पे 1 और 2 कुछ नहीं लिख रहा, तो पहले MUE की बात कर लेते हैं. MUE क्या है? तो दोस्तों मैं MUE को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं. अभी मैं लिख रहा हूं ओनली, आप इसको समझिएगा. The beam is subjected to पहला मैं लिख देता हूं MUE1 that is equal to MU MU is what? अच्छा इसी के अंदर है. MU is what? MU is this one plus MTU MU plus that is the MTU. क्या है अब इसको देखेंगे, that is इसको भी हम देखेंगे. दूसरा हो जाएगा that is MUE2 is equal to MTU minus MU. Generally the beam is designed for this. Beam is designed for MUE1. दूसरा हो जाएगा it is used when MTU is more than MU. MTU is more than MU, where MTU is that is the torsional effect and that is given by TU by 1.7 1 plus D by B. अब इसकी कहानी समझते हैं, ये क्या है, ये इतनी सारी बातें क्या लिख दी आपने. ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है. अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट वाले पार्ट पे. बेंडिंग मोमेंट में हम ये जानते हैं कि भाई मेरे पास में एक तो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है जो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से, और इस ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उस बेंडिंग मोमेंट में टॉर्सनल का इफेक्ट भी हम शामिल कर लेते हैं कि टॉर्सन की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है. तो टॉर्सन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज द MT, या इसको बोल सकते हैं टॉर्सनल मोमेंट. ठीक है, टॉर्सन की वजह से 2D प्लेन में कितना इफेक्ट आ रहा है, हियर इट इज TU by 1.61 plus D by B, that is the effect. क्लियर? पॉइंट ये है दोस्तों, अच्छा ये टॉर्सन वाला इफेक्ट है, तो अगर इसका वैल्यू बहुत कम है, सपोज करो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा है 400 और इसका वैल्यू आ गया मेरे पास में, मान लीजिए 150 आ गया या 200 आ गया, व्हाटएवर, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को, ये टॉर्सनल का इफेक्ट आ रहा है,
इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा और उसके लिए मैं इसको डिजाइन कर दूंगा। ये जो टॉर्सनल मोमेंट आया है इसका इफेक्ट मैं 2D में कितना रखूंगा, दैट इज द वन, और मैं यहाँ पे इन दोनों को सम करके जो है आगे डिजाइन कर दूंगा। क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं है, सिंपल है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है किससे, इस बेंडिंग मोमेंट से, मान लो इसका वैल्यू जो है 200 है और ये वैल्यू आ गया 215, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 15 यूनिट के लिए एडिशनल अलग से टॉर्सनल रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा। वो कब दिया जाएगा, जब ये टॉर्सनल मोमेंट जो है वो बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा हो जाता है। अगर ज्यादा नहीं होता तो फिर हम इसी को लेके बात कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एवरीवन क्लियर, से यस और नो? This is the effect of the torsion in the beam and this is the bending moment due to the transverse loading. We will add these two and design the beam generally for this, and we provide the reinforcement as per the both, दोनों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है बेंडिंग मोमेंट से, in that situation will provide the additional reinforcement, अलग से देंगे। ये तो दिया ही जाएगा, ये तो होगा ही होगा, बट अलग से दिया जाएगा, that is for टॉर्सनल मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, एडिशनली जो इफेक्ट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए। राइट, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें? टेल मी, एनीवन से यस और नो? तो पहले इसको लिखो, फिर आगे इसी को फर्दर जो है वो आगे लिख लेते हैं, नोट इट डाउन। So here it is, quickly लिखिए। याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको यही ध्यान रखना है और बाकी चीजें नहीं रखनी है। नोट करिए इसको क्विक। पहले से पता है तो ध्यान से सुनना, समझना और जो जो बोल रहा हूं उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं